अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से इस तरह की जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें हमने सीखा था कि टोटल कैसे लगाते हैं, और उसके बाद दूसरी क्लास में हमने इसका एक फंक्शन पढ़ा था जो कि था MLM, मिसिंग लाइन मेजरमेंट, जो हमने प्रैक्टिकल भी किया। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे कैसे करते हैं। जैसे कि टोपोग्राफिकल सर्वे हम मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीन की साख्त मालूम करने के लिए या उसका उतार चढ़ाव मालूम करने के लिए किया जाता है, या किसी जगह पे हमें कहीं किसी चीज़ की अगर बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे, तो उसका एक टोपो सर्वे किया जाता है जिससे हमें क्वांटिटी निकलती है। उससे हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि उसकी बेस है, यानी कि हम कटिंग कितनी आ रही है और वहाँ पे फिलिंग कितनी आ रही है। फिर उसके बाद एक तो एरिया का पता चल जाता है कि आपका एरिया कितना है, और उस हिसाब से फिर डिज़ाइन भी होता है, क्योंकि जब आगे फिर डेटे को आर्किटेक्चर के पास लेके जाते हैं और आर्किटेक्ट जो है वो उसको आगे बनाता है डिज़ाइन, और उसी डेटे के हिसाब से बनाता है। क्योंकि पहले दौर में मैनुअल सर्वे जो होता था फीतों से होता था या दूसरे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से होता था, तो अभी वही चीज़ हम डिजिटल तरीके से टोटल स्टेशन से करेंगे। तो हम फिर आगे अपने टॉपिक को लेके चलते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोपोग्राफिकल सर्वे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मशीन को देखना होगा। सर आप अगर इधर इसको ले आए, क्योंकि मशीन के अंदर कौन से फंक्शन हैं, कहाँ कहाँ वो फंक्शंस हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये क्योंकि मशीन मुख्तलिफ़ मशीनें होती हैं, ये कोलिडा की मशीन है। इसके अलावा सोकिया में भी मशीनें होती हैं, टॉपकॉन में भी होती हैं, लाइका में भी होती हैं। और इस मशीन में और हर मशीन में काम एक ही तरीके से होता है, लेकिन वो जो फंक्शंस होते हैं वो आगे पीछे, कोई एक पेज 1 पे होगा, दूसरा पेज 2 पे होगा, पेज 3 पे होगा, मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं, लेकिन तरीक़ाकार सबका सेम ही होता है। तो इस मशीन को यहाँ पे, ये इसका मेन मेन्यू है इस जगह पे, और यहाँ से स्केप करेंगे हम। स्केप के बाद हमारा पेज 1 ओपन हो गया है। पेज 1 के ऊपर यहाँ, क्योंकि हमने करना है टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसको यहाँ अगर मशीन में लिखा हो तो वो लिखा होता है क्वाड के नाम से। अब पेज 1 के ऊपर मेरे पास लाइन है, SHV है, HSET है और EDM है। तो मुझे वो चीज़ें ढूंढनी है। अभी वो फंक्शन पेज 1 के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा जो काम मैंने करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से ये फंक्शन की है F1 के नीचे, फंक्शन की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये पेज 2 पे चली जाती है मशीन। अब पेज 2 के ऊपर F2 के ऊपर देखें तो वहाँ पे CRD यानी कि कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कोऑर्डिनेट पे, और कोऑर्डिनेट के बाद इसमें एक चीज़ हम जो शुरू में वो हम शायद पहले उसमें लेक्चर में की थी, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो था कि आपने मशीन को सबसे पहले इसकी क्योंकि बेस बनानी होती है। बेस इस तरह से बनती है कि हमने मशीन को इसकी यूनिट सेटिंग और दूसरा एक जॉब बनाई जाती है, क्योंकि जब तक हम एक चीज़ को एक टाइटल नहीं देंगे तब तक वो हम काम नहीं कर सकते। जैसे हम बुक के ऊपर एक टाइटल देते हैं, फिर उसके बाद आगे हम उससे यानी कि नोटबुक पे लिखते हैं उसी के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ मशीन में भी करनी होती है। हमने पिछले लेसन में की थी, लेकिन फिर हम वो चीज़ बल्कि आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि वो कहाँ से होती है, ताकि जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो ये चीज़ देख लें और उनको फिर कंफर्म हो जाए। क्योंकि जब मशीन हम ऑन करते हैं तो ये मेन्यू जो इसका मेन मेन्यू है ये सामने आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, जो कि F4 पे था। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप 5th पे जाएं, यहाँ पे यूनिट है, और यूनिट में यहाँ में ये टेम्परेचर देता है, फिर उसके बाद प्रेशर, विंड प्रेशर देता है, एंगल देता है और डिस्टेंस। और डिस्टेंस में ये बताता है कि आपने काम फीट में करना है या मीटर में। तो हम इस टाइम काम फीट में ही कर रहे हैं, तो मैं इसको फीट में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल फीट, एक होता है US फीट। तो हम नॉर्मली हम इंटरनेशनल फीट में ही काम करते हैं। और दूसरा टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ पे यही, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में ही हमें रखा जाता है, तो ये यहीं पे हम रखेंगे। फ़ारेनहाइट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे यही चलेगा। और उसके बाद सेल्सियस में बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ से हम बैक जाएं, और यहाँ से अभी दूसरा जो काम है, क्योंकि हमने वो चीज़ कर ली है, और उसके बाद MEM यानी कि मेमोरी में जाते हैं। मेमोरी में जाके जॉब
हमें जॉब बनानी है, जॉब्स में जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जॉब सिलेक्शन है, यहीं 1 के ऊपर ही आ रहा है। जो चीज़ें अभी देखें यहाँ पे ये हमें 1 2 3 4 नंबरिक में जो दे रहा है, तो इसका मतलब है ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इंटर से अप्लाई होंगी। अगर यहाँ नीचे कोई चीज़ शो करता है तो इसका मतलब है ये इन नीचे वाले जो हमारे बटन हैं यहाँ पे F1 F2 और F3 और 4 से होगी। तो हम इस टाइम जॉब सिलेक्शन में इंटर से ओके करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जॉब सेलेक्ट यानी कि एक लिस्ट, यहाँ पे आपकी अगर कोई पुरानी जॉब पड़ी हुई है आप वहाँ से उठा भी सकते हैं। अगर नहीं बनानी है तो आप उसके अंदर आगे जाके यहाँ से यहाँ की यानी कि पेज 1 पे है, हमें पेज 2 पे जाना है, फिर उसके बाद पेज 3 पे। पहले अगर कोई बनी है तो आप उठा सकते हैं, नहीं तो पेज 2 के ऊपर न्यू यहाँ पे है, इस पे ओके करते हैं और आप यहाँ से न्यू जॉब बना लें। यहाँ से हम इस टाइम जो पुरानी जॉब लगी हुई है उसी को आगे लेके चलते हैं, और वहाँ से आगे अभी जो हमारा काम है वो F2 में हमें मिलेगा, पेज 2 में कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, और उसके बाद स्टेशन डेटा है। स्टेशन डेटा, क्योंकि इस काम जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास पहले से 2 पॉइंट हमें दिए होते हैं, या अगर पहले इसका सर्वे हुआ ही नहीं तो फिर वो पॉइंट हमें ख़ुद बनाने होते हैं। अब वो पॉइंट बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप GPS की मदद से एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट वहाँ पे लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे, वो इसमें पुट करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम कोऑर्डिनेट को एज्यूम करते हैं। अब क्योंकि आपके पास हर टाइम ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपके पास GPS मौजूद हो, तो हम इसलिए यह कि एज्यूम करते हैं। तो अभी हम वही काम करने जा रहे हैं, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे और बैक साइड जो हम नॉर्थ के ज़रिए करेंगे। बैक साइड बाय नॉर्थ होता है, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं बैक करने के, या तो आप बैक साइड बाय नॉर्थ करें या बैक साइड बाय कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि कोऑर्डिनेट दूसरा हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास इस टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया कि हम बैक साइड बाय नॉर्थ करें। तो उसके लिए उसी तरह हम इसके अंदर पुट करते हैं कोऑर्डिनेट, जैसे स्टेशन डेटा है। स्टेशन डेटा स्टेशन डेटा, इसके हम कोऑर्डिनेट एज्यूम ऐसे करते हैं कि मैं इसको नॉर्थ इसकी 5000 रख लेता हूँ, और इसकी ईस्ट 2000, और एलिवेशन हम अंदाजे से ही करीब तरीन, क्योंकि सी लेवल के हिसाब से करनी होती है। वैसे एज्यूम में आप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल में क्योंकि गिलगित है तो गिलगित में यहाँ पे आलमोस्ट यानी कि 4800 ये जा रही है, और उसके बाद नीचे है इंस्ट्रूमेंट हाइट, और उसके नीचे है टारगेट हाइट। तो इंस्ट्रूमेंट हाइट इंच टेप के ज़रिए नीचे से यहाँ तक ऊपर ली जाती है, लाइन ऑफ कोलिमेशन तक। लेकिन इस पर एक और ऑप्शन भी है, वो हम दूसरे तरीके से ही करेंगे, इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट हाइट को अपनी मर्ज़ी से 5 ही डाल देते हैं। अब टारगेट हाइट है, ये हमारे पास अभी मेन चीज़ है। टारगेट हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, तो इसकी हाइट डालनी होती है। अमूमन हम इसकी हाइट 1.6 रखते होते हैं, तो आप उस हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसकी 1.6 खोल लेते हैं टारगेट हाइट, और यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे ये लॉक हो गई है। और 1.6 के हिसाब से अगर हम, क्योंकि 1.6 मीटर होता है, इसको फीट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5.248 ही बनता है। तो ये यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, हम इसको ओके कर देते हैं, यहीं से ओके कर देते हैं। वो पहले मैंने डाला था जब, इस वजह से ये पहले से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इससे पहले जब मैंने काम किया, क्योंकि मशीन पुराने डेटे को सेव कर देती है, तो इस वजह से ये पहले से लिखा हुआ था। 1.6 के अलावा अगर हम 1.55 पे करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमें वो चेंज करना होगा। अगर 1.5 पे करेंगे तब भी चेंज करना होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से क्योंकि स्टेशन डेटा हमने डाल दिया, अब बैक साइड डेटा हम डालेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो दे रहा है हमें, एक एंगल का और एक कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से हम जाएंगे एंगल में। अब एंगल में ये हमसे एंगल पूछ रहा है, यानी कि हमसे नॉर्थ पूछ रहा है। तो नॉर्थ को फाइंड आउट करने का एक तरीका, आपके पास कंपास होना चाहिए, या मोबाइल के अंदर भी कंपास होती है। उसके अलावा दूसरा ये तरीका है, जैसे हम सूरज को देखते हैं, सूरज के एंगल से बिल्कुल ही राइट साइड के ऊपर, यानी कि अगर हम सूरज को 0 डिग्री माने तो उसके मुताबिक ही 90 एंगल के ऊपर आपका गुरूब होता है, वहाँ जहाँ पे गुरूब होता है। अच्छा, क्योंकि नॉर्थ तो यहाँ पे है ना, हाँ।
इसी हिसाब से आप उस 90 एंगल पे करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही इस साइड पे, तो हम सूरज को देखते हुए ही कर लेते हैं। तो उस पहले मुझे मशीन को उस तरफ मूव करना होगा, वहीं उसी की तरफ, जैसे अब ये है और यही मेरा 90 एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसी साइड पे करके यहाँ पे लॉक करके और इसको ओके कर दूँगा। और ओके जब करते हैं तो ये वही चीज़ पूछ रहा है हमसे कि आप इसको, इस पॉइंट को ज़ीरो करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं यस। अब ये मशीन जो है वो बैक हो चुकी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमने दिए थे इसकी बेस पे अब अगर हम कोई भी पॉइंट आगे पढ़ना चाहे तो हम पढ़ सकते हैं। अभी हम आगे जाके एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। वो दरख्त के पास एक पॉइंट पढ़ा दे। अभी उसी तरह हम इसको टारगेट करेंगे। टारगेट करने का तरीका ये होता है, अगर हम लेवल, बिल्कुल लेवल रखना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी जो बेस होती है प्रिज्म के बॉटम को टारगेट करना होता है। फिर उसके बाद बिल्कुल ही मशीन को हम लॉक कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली लॉक करते हैं, सिर्फ वर्टिकली हम इसको मूव करके प्रिज्म तक लेके जाते हैं। अगर आप यानी कि बैक करना चाह रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ पॉइंट और पढ़ना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही ऊपर उसको प्रिज्म को टारगेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। जी जी सवाल ये कि हॉरिजॉन्टली ये इस तरह घूमेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, मशीन ये है, इसकी जो मूवमेंट है इसको हम हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कहते हैं, और जो वर्टिकली मूवमेंट जो इसकी है वो इसकी है। ये दोनों 360 पे घूमते हैं, ये इस तरह घूमेगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल में घूमेगा। तो अभी हम उसी को टारगेट करते हैं। टारगेट क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रिज्म को ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यह कि आगे जो राड जो बंदा आगे वो पकड़ता है वो उसको ज़रा सीधा ही रखे, और यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। जब उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो अभी इसने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए। इसने कहा कि अगर आपने जो बेस दी थी इस पॉइंट की, उसके कोऑर्डिनेट अगर थे नॉर्थ उसकी अगर 5000, ईस्ट अगर उसकी 2000 थी, तो उसी बेस पे इसने कहा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5004 यानी कि नॉर्थिंग है, और ईस्टिंग आपकी 1978.174 है। ये उस पॉइंट की। ये इसने कैसे बताया, मिसाल के तौर पर मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। इसने ये किया, इस एंगल को हमारा जो हमने नॉर्थ ज़ीरो किया, इसके मुताबिक ये पॉइंट इसने कर दिया हमारा ज़ीरो माना, यानी कि 5000। ज़ीरो को अब इस टाइम हमने 5000 माना। जिस तरह हम ऑटो लेवल में लेवल को ज्यूम करते हैं, एक बेस बना लेते हैं, वहीं हमने कोऑर्डिनेट को बेस बनाया। यहाँ पे नॉर्थ के ज़रिए ज़ीरो हो गया, इसको हमने 5000 माना इस पॉइंट को। अब उस जगह पे अब देखा जाए, हम ये कहेंगे कि नॉर्थ का लेवल यहाँ पे नॉर्थ बता रहा है 5004, तो सोचने में तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ से यहाँ सिर्फ 4 फीट तो नहीं है, ऐसा लगता है ज़्यादा होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे नॉर्थ वहाँ पे जा रही है और ईस्ट हमारी जो नॉर्थ अगर वहाँ पे जा रही है तो ईस्ट यहाँ पे जा रही है। तो अब ये नॉर्थ और ईस्ट को बता रहा है हमें। नॉर्थ ये बता रहा है कि आप इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सिर्फ आगे या पीछे कितना गया है ये बता रहा है, उसके मुताबिक इधर से उधर नहीं बता रहा। अभी नॉर्थ में इसी लाइन को अगर हम सीधा लेके जाएं तो ये उस पत्थर पे लगेगी, यही स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अभी उसी चीज़ को हम देखते हैं आगे बोर्ड के ऊपर कि नॉर्थ यानी कि हमारी एक लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। इस लाइन को हम नॉर्थ कहते हैं, इस लाइन को हम ईस्ट कहते हैं। इसी तरह ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। अभी हमने जो इस मशीन को जो बैक किया है वो हमने इस लाइन को ज़ीरो माना, क्योंकि मशीन तब बैक होती है जब उसको 2 पॉइंट दिए जाए या एक लाइन दी जाए। एक लाइन, ये रेफरेंस लाइन होती है जिसको मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। ये नॉर्थ, जैसे हम डिग्रियों में ये उस चीज़ को देखा जाता है। उसी हिसाब से अब हम जब यहाँ पे देखते हैं तो ये नॉर्थ, और इस टाइम अभी जो मैंने पॉइंट, अगर हम उसी पॉइंट को उसी हिसाब से देखें उस पॉइंट को, सर ये बेरिंग तो ये रेफरेंस लाइन के थ्रू ही पड़ते हैं ना? बिल्कुल, ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसको नॉर्थ लेते हैं तो इसका मतलब है हम बेरिंग में ले रहे हैं। अब जैसे बेरिंग और एंगल में डिफरेंस है,
एंगल होता है 2 पॉइंट के दरमियान, और बेरिंग हमेशा नॉर्थ से लेकर उस पॉइंट तक का एंगल। तो ये जो अभी काम हो रहे हैं, ये मशीन है, ये काम ही करती बेरिंग में है। तो ये उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते। तो हम तो मैं कोई और नहीं बैक, सिर्फ बेरिंग की बात हो रही है। ये बात बेरिंग की हो रही है, लेकिन टोडस्टेशन की ज़बान में इसको बैक करना कहते हैं। ठीक है सर। तो आप उसको अभी यहाँ मैंने जो पॉइंट पढ़ा, हमने इसको अगर उसी लाइन को हम वहाँ मान लेते हैं, और इस वेस्ट के हिसाब से मेरा पॉइंट तकरीबन इस साइड पे आ रहा था, उस नॉर्थ के मुताबिक यहाँ कहीं पे आ रहा है, इस एरिया में, वो पॉइंट जो हमने लिया। अब उस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को, मेरे पास ये जो पॉइंट है, क्योंकि हर जगह ये जो लाइनें जाती हैं, ये लाइनें, इसी तरह लाइनें हमारी वर्टिकल लाइनें भी होती हैं। इस पॉइंट को अगर मैंने कहा इसकी नॉर्थ है 5000 और इसकी ईस्ट है 2000, तो इसी के मुताबिक इस पॉइंट की इस मशीन ने हमें दी, उसने ऐसे निकाली, उसने इस पॉइंट के ज़रिए वो ये उसने चेक किया कि ये पीछे किस तरफ कितना गया है नॉर्थ से। हम ये सोच रहे थे इस पॉइंट से ये कितना दूर है, 4 फीट होगा, लेकिन क्यों यहाँ पे ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ ऊपर जाती जाती, जैसे इस पॉइंट का अगर मैं इस पॉइंट को 5000 कह रहा हूँ, तो इस जगह का 5000 1 होगा, इस पॉइंट का 5000 2 होगा। इसी तरह ये चीज़ें आगे जाती जाती, और उसी हिसाब से हम अगर इस साइड पे देखें तो ये हमारी ईस्ट चल रही है, इसी हिसाब से। तो ईस्ट को हम देखेंगे तो यही 5, अगर ये 5000 है तो ये भी 2000 हमने रखा इस ईस्ट को, तो ये 2001 2002 और आगे चलती जाएगी। अब एक चीज़ यह है कि इस फार्मूले में हमें इस चीज़ का तो पता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट के अंदर देखा जाता है, उसी हिसाब से ये यहाँ पे कोई भी चीज़ हो तो वो दोनों चीज़ों को प्लस ही करते हैं, कोई चीज़ माइनस नहीं होती, जो रहती है जो आएगी वहीं पे होगी, जब इस तरफ निकलेगी तो माइनस में आ जाएगी। अब नॉर्थ है, नॉर्थ इस कोऑर्डिनेट में नॉर्थ भी प्लस है, ईस्ट भी प्लस है। इसकी वजह यह है कि यहाँ ये 0 है, आगे जाएंगे तब भी नॉर्थ प्लस हो रही है, इस तरफ निकलेंगे तब भी ईस्ट प्लस होती जा रही है। अब इसके बरक्स अगर हम देखें तो पहले हमने, अगर मैं इस ईस्ट को पहले लिखता हूँ यहाँ पे, ईस्ट नीचे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आता है तो इस एरिया में ये बैक होती जाएगी। अगर मैं ईस्ट को लिखता हूँ तो ईस्ट हमारी माइनस हो जाएगी। इसी तरह नहीं, ईस्ट अगर ईस्ट लिखे ईस्ट प्लस में ही रहेगी, अगर ईस्ट लिख रहा हूँ तो नॉर्थ प्लस, क्योंकि नॉर्थ यहाँ से बैक साइड पे आ रही है, तो नॉर्थ माइनस है ना, ईस्ट प्लस है, नॉर्थ इज इक्वल टू, यानी कि नॉर्थ आप इसको माइनस में ले लेंगे इसी हिसाब से। तो ये पॉइंट इसने हमें उस हिसाब से दिया, फिर आगे इसी तरह यही चीज़ चलती है। यहाँ पे फिर आए इसी एरिया में फिर नॉर्थ माइनस ही आपकी होगी, जब आप यहाँ जाएंगे तो इधर ईस्ट माइनस होगी और नॉर्थ आपकी वही रहेगी, नॉर्थ आपकी प्लस रहेगी। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ इस मशीन ने हमें ये चीज़ दे दी है, यानी कि अगर यहाँ इस पॉइंट से कोई भी चीज़ आगे जाएगी नॉर्थ, क्योंकि ये लाइन है नॉर्थ ही है, तो नॉर्थ बढ़ती जाएगी, इस तरफ ईस्ट बढ़ती जाएगी, इस तरफ पॉइंट आएगा तो ईस्ट कम होगी, नॉर्थ वही रहेगी, क्योंकि ये लाइन जहाँ तक भी जाती है, क्योंकि ये गोल घूमती है, तो ये जहाँ भी जाएगी वो एक ही उसकी रहेगी, कोऑर्डिनेट एक ही रहेंगे। तो इसी हिसाब से फिर हम, अभी इसकी समझ आ गई है, क्या चीज़ आप पूछ सकते हैं? नहीं सर, आपने ये कहा ना, ये फॉर एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं बेरिंग, बिल्कुल, बेरिंग में 2 सिस्टम है, आपका होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग। एक फिर उसमें आपका क्वाड्रेंटल बेरिंग है, बिल्कुल, यानी जो एंगल जिसके करीब पड़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो या वेस्ट नॉर्थ हो, उसके रेफरेंस से हम क्वाड्रेंटल बेरिंग उसी हिसाब से पढ़ते हैं। बिल्कुल, दूसरा होल सर्कल बेरिंग के हिसाब से हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ के थ्रू ही आते हैं, नॉर्थ के थ्रू ही आता है, यानी फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा, फिर नॉर्थ साउथ पढ़ा, बिल्कुल। तो इसी हिसाब से अब आप जो समझा रहे हो हमें, ये कौन से क्वाड्रेंट हमें बेरिंग पढ़ा रहे हो? अभी ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम इसको होल सर्कल बेरिंग में भी लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि ये चीज़ वही है, इन सब का प्रोसीजर एक ही होता है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग होती है। मशीन जो अंदर कैलकुलेट करती है वो सबको एक ही तरीके से करती है। हाँ, यहाँ से इसी हिसाब से है।
यानी कि नॉर्थ और ईस्ट उसी के हिसाब से प्लस और माइनस जो भी करना है ये टोटल स्टेशन खुद से ही कर लेती है। शुरू में जाके हम या कोई मतलब ज़मीन का सर्वे करना है, आपने कहा टोपोग्राफी करना, बिल्कुल टोपोग्राफी का सर्वे। तो टोपोग्राफी में इनिशियल में आपने ये मशीन अभी थोड़ी देर जो सेट किया, ये किया, इसके बाद सबसे पहले वहाँ क्या करना होता है? इसके बाद सबसे पहले जो हमने इधर किया, हमने एक पॉइंट पढ़ा, वहाँ साइड के ऊपर ये करना होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है मेरी ज़मीन इतनी है, ये उसकी बाउंड्री है, आपने सबसे पहले ही जाके मशीन लगा के पहले उसकी बाउंड्रियों जितनी भी हैं उन सब के कोने पढ़ लेने। इस तरह प्रिज्म एक कोने में, दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी उसकी बाउंड्री टोटल ख़त्म होती है, 20 पॉइंट है, 25 पॉइंट है, पहले बाउंड्री पढ़नी है। वो पढ़ ली, मशीन सेव करती है। हाँ। हर चीज़ सेव हो गई। अब उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने हर जगह के लेवल उठाने, स्पॉट लेवल वहाँ पे उठाने, NSL। वो आपके NSL, क्योंकि साइड के ऊपर इस सर्वे का मकसद ये होता है कि कटिंग और फेजिंग साइड कैसी है वो पता चले ना। वो तब पता चलेगा जब आप इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट लेंगे। जितने पॉइंट लेंगे मशीन ये सेव करती रहती है। बाद में एक ड्राइंग बनती है, वो ड्राइंग कंटूर लाइनें होती हैं। उन लाइनों के ज़रिए, उन्हीं की मदद से हम आगे उस जगह का पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी उधर से मिल जाते हैं। ये खुद भी दे रहा है, लेकिन मेन चीज़ उसकी होती है कि आपको एलिवेशन मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पर ये तो इस टाइम बिल्कुल प्लेन है, अगर यहाँ ये दरमियान साइड ऊंची हुई होती तो ये क्या करता, अगर उस पॉइंट का लेवल 0 है, अब 0 से शुरू करूँगा, उस पॉइंट का लेवल अगर 0 है तो वहाँ से एक इधर एक पहाड़ सा था मिसाल के, बल्कि इसी को ले लेते हैं, इसके टॉप ले लेते हैं हम, इसका टॉप वहाँ से तकरीबन 2 फीट ऊंचा है। अब इस जगह को जो कंटूर बनेगा वो उन सब से अलग एक 2 फीट के ऊपर ही गोल सर्कल बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई और लेवल मैच नहीं कर रहा होगा साइड पे, वो अपने ही लेवल पे जाके बंद हो जाएगा, क्लोज होगा वहीं पे। तो वो कंटूरिंग जो होती है वो इसके ज़रिए निकलती है और उसी कंटूरिंग से क्वांटिटी निकलती है। अच्छा, अब समझ आया, ठीक है सर। यानी कि मार्कर दे, मिसाल के तौर पर मेरा ये एक ज़मीन थी, यहाँ से इस तरह का एक पहाड़ है, ठीक है, बस इधर इसको क्लोज करते हैं। ये पहाड़ अगर हम बनाते हैं, मेरा इस पॉइंट का लेवल अगर मेरा 0 है तो यहाँ से ऊपर जो ही चढ़ते जाते हैं, ये 5 फीट आप ऊपर गए, इसका इससे 5 फीट ऊंचा हो गया, ये भी 5 ऊंचा हो गया, लेकिन ये जो 5 फीट है ये अपनी तरफ से जा के जहाँ तक इसको 5 फीट मिलता है वहाँ फिर इस पहाड़ के दूसरे कोने में जाएगा, गोल घुमा के आके इसी के साथ जुड़ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक पहाड़ बनाते हैं तो एक इसका जो सबसे टॉप का लेवल है, इसको मैं कहता हूँ ये है 100। इस 100 के ऊपर जो इसका कंटूर बनेगा वो इसी पे शुरू होगा, इसी पे ख़त्म हो जाएगा गोल बन के, क्योंकि उसको कहीं और जगह अपने लेवल की नहीं मिल रही, वो वहीं पे गोल क्लियर। अब यहाँ से मैं 5 फीट डाउन आता हूँ, मैं 5 फीट के ऊपर यहाँ एक लेवल आता है, तो ये भी कंटूर इधर ही आएगा, इस पहाड़ के गिर्द घूमेगा, जहाँ इसको वही लेवल मिलेगा वहाँ ये लाइन घूम के ख़त्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी आपस में। तो ये 5 फीट डाउन था, मज़ीद 5 फीट जाता हूँ तो यहाँ जो कंटूर होगा वो भी इसी तरह ख़त्म होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंटूर इस तरह लगे, कंटूर नीचे नहीं आता, वो अपनी लेवल ही पे ही रहता है। जैसे झील का पानी, इसकी अमूमन मिसाल देते हैं तालाब का पानी, वो पानी हमेशा एक कंटूर में रहता है, एक ही लेवल पे रहता है, तो वो कंटूर की बेहतरीन मिसाल आप उसी को देखें तो वो एक कंटूर में है, वो ऊपर नीचे नहीं होती। उसी तरह ये कंटूर जो है वो अपनी लाइन पे ही रहते हैं, अपने लेवल पे ही रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर कंटूर लगाता हूँ, हो सकता है कि एक ही कंटूर इस पूरी लाइन पे घूमे, इस पूरी ज़मीन पे, क्योंकि ये यानी कि बिल्कुल बराबर ही है, 3-4 इंच का फ़र्क होगा। लेकिन कंटूर जब मैं रखूँगा ही इंटरवल उसका 1 फीट, तो फिर वो एक ही लाइन लगेगी। इसमें इंटरवल भी होते हैं कंटूर के, जैसे मेजर कंटूर होता है और माइनर कंटूर होता है। जैसे माइनर कंटूर आपका, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं 1 फीट के ऊपर रख रहा हूँ एक माइनर कंटूर, 1 और 5, अब जो 5 फीट पे होगा वो मेरा प्रिंसिपल कंटूर भी उसको कहते हैं, वो होगा मेजर कंटूर। और एक माइनर कंटूर है जो कि 1 फीट है, वो सिर्फ ये होता है कि लाइनें, यानी कि इस तरह की लाइन जाते 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 जो 5वीं लाइन होगी वो थोड़ी कलर चेंज कर देगी या थोड़ी थिकनेस में उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन ये शो करता है कि आप इस लाइन से यहाँ 5 फीट वर्टिकल, आपका जो यहाँ पे V है इज इक्वल टू 5 फीट का इधर से इधर का डिफरेंस है, वो ये शो करता है। V आपका वर्टिकल एलिवेशन है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन होता है वो वर्टिकल एलिवेशन है।
क्योंकि एलिवेशन ही होती है वर्टिकल में, डिस्टेंस तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होता है। वो आपका सतह समुद्र से है, अगर रिज्यूम किया तो फिर वो उधर से नहीं होगा, इधर से ही होगा। हाँ, सतह समुद्र से तब होता है जब हम उसके एग्जैक्ट लगाते, लेकिन हमने एज्यूम 0 किया तो 5 फीट पे जाएंगे तो वो 5 फीट ही होगा इसके मुताबिक। ठीक हो गया। अभी एक और पॉइंट पढ़ेंगे, पहले इसको देखेंगे हम सेव कैसे करते हैं। अच्छा, यहीं से हम, क्योंकि वो हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा है, अब उसको सेव कैसे करते हैं यहाँ, क्योंकि हम इस मशीन का मकसद ये है कि पॉइंटों को सेव करना। वरना अगर आप पढ़ के ऑटो लेवल से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो सेव नहीं करता, आपको फील्ड के बाद जाके ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यानी कि लेवल शीट बनानी पड़ती है, ये खुद ब खुद यहाँ से हमें ये बना के दे देता है। उसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड है F1 के ऊपर, रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब पहले से यहाँ पे कुछ नंबरिंग चल रही होती है, लेकिन हमने चेंज करनी है। PT का मतलब PT नंबर है, तो हमारा ये PT नंबर 1 है पहले, क्योंकि इससे जो पहले सर्वे हुआ था उसमें 70 पॉइंट हुए होंगे, इस वजह से इसने 70 शो किया। तो हम इसको 1 करेंगे। और कोड, मेन चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो शो करनी होती है। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ जो पॉइंट लिया वो एक दरख्त था, अब उसको नाम देना है ट्री, ताकि जब एक डेटा जब कंपाइल होता है तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सर्वे करूँ तो उसका आगे डिज़ाइन या मैं भी करूँ, हो सकता है कोई और आदमी करे। तो उसको समझने के लिए आपने हर चीज़ का नाम लिखना होता है। जो चीज़ जितने भी वहाँ पे फीचर्स होंगे वो सब लेने होंगे और हर चीज़ का नाम लिखना होता है। अगर टेबल है मिसाल के तौर पर, मैं इसको टेबल या वहाँ पे वो चेयर्स हैं वो पढ़ रहा हूँ तो चेयर्स का लिख दूँगा। वहाँ ट्रीज़ है, अगर ब्लॉक पड़े हुए हैं वो लिख दूँगा। जैसे ये यहाँ पे रूम है, बिल्डिंग है, उसके कोने, उसके कॉर्नर BC के नाम से, या ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ही इंसान करता है जो आपको समझ में आए। बिल्डिंग कॉर्नर BC कर सकते हैं या कुछ और जो आपको, क्योंकि अपने लिए ही होता है, समझ में आ जाए। बाद में रिमार्क्स में लिखा जाता है कि BC का मतलब क्या है। ट्रीज़ है, कौन सा है, ये भी अगर आप शो करना चाहें उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग के लिए ये अगर फुटपाथ बीच में आता है वो शो करेंगे। तो जो भी चीज़ वो आप बीच में शो करते हैं और वो उसको कोड देते हैं। तो यहाँ इस जगह पे इस टाइम हमने ट्री था तो हम इसको ट्री के नाम से, ट्री TREE पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको समझने के लिए आप TR भी कर सकते हैं या TRE भी कर सकते हैं। उसके लिए अभी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये अल्फ़ाबेटिक में लिखेगा, यहाँ मैं इसको अभी शिफ्ट किया तो अभी लिखेगा, पहले ये नंबरिंग में लिखना था इसमें। क्योंकि अगर मैं वहीं पे ले आता हूँ तो 1 2 3 4 लिख रहे, ये BS से कटेगा, शिफ्ट दबाऊँगा, जब ये S लिखा हुआ आया तो आप उसके बाद यहाँ पे आप वो जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरा T और उसके बाद R, और TR से भी काम चलेगा आपके समझने के लिए। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, जैसे अगर मुझे इसके अंदर आगे एक और E लिखना है या F लिखना है, तो जब तक ये चीज़ यहाँ थम नहीं जाती तब तक हमने इसको रोक के फिर आगे, जैसे वो पुराने मोबाइलों में होता था कि उस पैड पे अगर 3 4 वो चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर डायरेक्ट करता तो ये F ले जाता, डायरेक्ट ही उसको चेंज कर देता। और उसके बाद बाकी चीज़ें ये कोड हमने कर दिया। और आपके पास आगे हाइट हमने पहले से दी हुई है ज़रूरी, और उसको यानी कि चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सेव करें। अभी हमारा पॉइंट 1 जो कि ट्री था वो रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अब हमें वो ब्लॉक के पास पढ़ा दें, कहीं भी पढ़ा दें। अब ये खुद ब खुद वहाँ नंबर 1 मैंने दिया इसको, दूसरे को ये खुद ब खुद 2 शो करेगा। इसके बाद क्योंकि नंबरिंग इसकी खुद चलेगी, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पहली दफ़ा चेंज करना ज़रूरी होता है। अब ये पॉइंट जहाँ पे वो खड़ा है, पॉइंट मैंने ले लिया। अब वो जिस जगह पे खड़ा है यहाँ पे ना ब्लॉक है ना कुछ है, तो मैं इसको खाली NSL भी शो कर सकता हूँ, मैं इसको NSL ही लिखता हूँ। उसी तरह ये चीज़ आ गई, रिकॉर्ड पे गया। अब देखें इसने खुद ब खुद 2 कर दिया, एक मैंने किया था, अब ये आखिर उसी हिसाब से आगे चलता जाएगा। अगर पहले 70 लिखा हुआ था, वो अगर मैं उसको रखता तो उसके बाद वो 71 इस पॉइंट को शो करता, जबकि मेरा ये पहला या दूसरा है। तो उस हिसाब से हमें अब कोड चेंज करना है। कोड उसी तरह NSL है तो NSL करेंगे। मेरे इस क्योंकि मशीन में मैंने पहले काफ़ी काम किया हुआ है तो मैं कोड्स को सेव करता हूँ। F3 के ऊपर कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ मुख्तलिफ कोड पहले से पड़े होते हैं, जैसे NSL है, RE है, DR है, CP है, जो भी चीज़ है, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। मैं डायरेक्ट इधर से उठा के NSL लगा दिया और सेव कर दिया। अब मेरे ये 2 पॉइंट सेव हो गए। अभी उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे वो सारे सेव हो जाएंगे।
उसके बाद इस डेटे को निकाल के हम आगे कंप्यूटर में डालते हैं और वहाँ से फिर आगे इसका मज़ीद आगे डिज़ाइन बनता है। मतलब आज जब से आपने ये मशीन लिया है आज से तब तक ये सारा जो डेटा किया है ये अंदर सेव है? ये ज़रूरी नहीं है, वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सेव है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के वो और भी हैं, इस वजह से मैं इसमें रखता हूँ ताकि अगर कुछ उसमें डाल देता हूँ, लेकिन इसमें भी पड़ा रहता है। इसमें ये होता है कि 20,000 पॉइंट आप सेव कर सकते हैं, जबकि अभी हमने 1 या 2 पॉइंट पढ़े। इसी तरह किसी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं तो आप मेरे ख्याल में 50-100 ही पढ़ते होंगे, तो वो करते करते 20,000 तक, यानी कि आप साल भी चलाते रहे तो फुल नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पर आपकी जो मशीन है उसमें डेटा फुल हो गया, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप अपना डेटा लैपटॉप में जब डाल रहे हैं तो उसके बाद उसका काम ख़त्म, मशीन का काम ख़त्म है। इसने सिर्फ सर्वे करके एक डेटा देना था जो आपने USB के ज़रिए निकाल लिया, लैपटॉप में डाल लिया और वो वहाँ पे हो गया क्लियर। बाकी ये भी आप चाहें रख सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर दें। यानी कि इतनी इसमें जगह है, गुंजाइश है कि आप इसमें, इसका अपने साथ एक मेमोरी कार्ड भी आता है, उसके अंदर 8 GB का है, तो उसके अंदर भी इतने पॉइंट आ जाते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप इसके अंदर ही सेव रखो, आप डिलीट कर सकते हैं। तो अभी और पॉइंट मेरे ख्याल में क्योंकि तरीका सबका एक ही है तो पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।